हेलो दोस्तों। तो आज हम जो है पीटी 365 साइंस एंड टेक का सेकंड चैप्टर करेंगे। ठीक है, सेकंड और थर्ड दोनों कर लेंगे। तो एक दो दिन से थोड़ा स्केड्यूल जो है बिगड़ा हुआ है, उसको थोड़ा दोबारा से लाइन पे लाना है। ठीक है, मतलब अभी इकोनॉमी के 3-4 चैप्टर ही रह गए, ख़त्म होने वाली है। तो कोशिश करेंगे कल से जो है रेगुलर वीडियो डालें, एक दिन में 2 या 3। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक क्या है, कृषि में नैनो टेक्नोलॉजी। तो हाल ही में जो कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं कृषि के लिए, कृषि में जो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ है भारत केंद्र सरकार द्वारा, भारत की। तो नैनो आधारित कृषि इनपुट और खाद्य उत्पाद, इसके मूल्यांकन के लिए ठीक है कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो नैनो टेक्नोलॉजीज़ का देखिए बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है इसका। एक तो संधारणीय कृषि होगी, मतलब जो सस्टेनेबल होती है ना, इन फ्यूचर जनरेशन यूज़ कर सके, ऐसी कृषि होगी। मृदा की उर्वरता में वृद्धि करेगा ये। ठीक है, उसके अलावा उसकी उत्पादकता में वृद्धि होगी। यह पोषक तत्वों के अभाव की समस्या को भी दूर करेगा। ठीक है, पोषक तत्व भी बढ़ाएगा मिट्टी में। इसके विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो होते हैं नैनो प्रौद्योगिकी, वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो प्रायोगिक क्षेत्र हैं उसको संदर्भित करती है। ठीक है, इसका मतलब यूज़ किया जाएगा इसमें। तो इसके तहत जो 1 माइक्रोमीटर होता है, 1 माइक्रोमीटर में 1 से 100 नैनोमीटर, मतलब इतना मेज़र होता है। तो ऐसे याद रखिएगा कि 1 मीटर में जो है 1 अरब नैनोमीटर होते हैं। ठीक है, इतना छोटा होता है ये पार्टिकल। तो इससे भी जो कम आणविक संरचना है 1 माइक्रोमीटर से, वैसे वाले पदार्थों के जो निर्माण है, एक तो उसका मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, संबंधित तकनीक है, इसके विकास को जो है इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा साथ ही इस आकार सीमा के भीतर जो उपकरण का निर्माण है उस पर भी बल दिया जाएगा। ठीक है, इतने छोटे पार्टिकल को मतलब हैंडल करने के लिए जो उपकरण बनेंगे उसको भी बनाना होगा। तो ऐसा 2007 में जो एक राष्ट्रीय नैनो मिशन था, उसका शुभारंभ किया था। इसके अंतर्गत जो है इसे स्टार्ट किया गया, जो गाइडलाइंस दी गई है। ठीक है, तो भारत के लिए जो महत्वपूर्ण क्षेत्र शुरू से ही रहा है एक नैनो जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, जिस मतलब क्षेत्र में हम वीक होते हैं उसकी तरफ, जैसे आपका जो सब्जेक्ट वीक होगा तो आप उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं ना। तो यह मिशन जो है क्या करेगा, सुरक्षित पेयजल देगा, सामग्रियों का विकास करेगा, सेंसर विकास करेगा, दवा वितरण है आदि के लिए नैनो तकनीक के उपयोग पर विशेष बल देता है। उसके अलावा देखिए, एक नोडल एजेंसी है जिसके अंतर्गत इसका कार्यान्वयन किया जाएगा, तो वो है डीएसटी। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। तो ये गाइडलाइंस जो जारी की गई है वो किसके लिए की गई है, एक तो NAIP और एक NAP। NAIP क्या है, नैनो एग्री इनपुट प्रोडक्ट, और NAP क्या है, नैनो एग्री प्रोडक्ट। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब आगे पढ़ेंगे अभी। तो नैनो कृषि इनपुट उत्पाद और नैनो कृषि उत्पाद, तथा जो भी नैनो पदार्थ से निर्मित जो नैनो कंपोजिट और जो सेंसर होंगे ना, उन पर ये लागू होगा, जिससे फसल, खाद्य आदि से जो है प्रत्यक्ष संपर्क या डेटा जो अधिग्रहण है, उनका जो डेटा होगा वो इकट्ठा होगा, उसकी आवश्यकता होगी इसके अंतर्गत। ठीक है, उसके अलावा जो ये गाइडलाइंस है वो जो नेचुरल नैनो पदार्थ होंगे ना उन पर लागू नहीं होगा। ठीक है, जो मैन मेड होंगे उन्हीं पे लागू होगा। पर्पज़ क्या है इसका, तो सबसे पहले जो रिसर्चर होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, उनकी ये मदद करेगा। ठीक है, जो कृषि और मानव उपभोग हेतु उत्पाद का विकास कर रहे हैं उनकी मदद करेगा। उसके अलावा कोई जो विनियामक ढांचे हैं उनको ये सहायता देगा। ठीक है, नैनो आधारित कृषि और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा का आकलन करने के लिए जो भी विनियामक या रेगुलेटरी बॉडी होती है उनको ये हेल्प करेगा। ठीक है, इस क्षेत्र में जो नवीन नैनो आधारित सूत्रीकरण एवं जो उत्पाद को विकसित करने हेतु जो भारतीय रिसर्चर है या अनुसंधान करता है, और जो भी इसके उद्योग हैं उनको क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, उसके अलावा NAIP और जो NAP के लिए जो विनियमन वो है, दिशा निर्देश हैं, वो इन जो सारे रूल्स हैं इनके अकॉर्डिंग दिए गए हैं। ठीक है, तो कौन से हैं एक बार नाम पढ़ लेते हैं इनका। सबसे पहले उर्वरक आदेश 1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, कीटनाशी अधिनियम 1968, खाद्य और औषधि प्रसाधन संबंधी दिशा निर्देश, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, मवेशी चारा आदेश 2009। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है FSSAI। ठीक है, तो इसके बारे में एक बार गूगल करके देख लीजिएगा, वैसे काफ़ी बार हमने बताया इसके बारे में। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके अलावा जो इनका कार्यान्वयन किया जाएगा वो BIS को ध्यान में निर्धारित स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो। ये करता क्या है, जितने भी उपभोक्ता मामले, खाद्य और जो सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, इसके तत्वाधान में कार्यरत एक राष्ट्रीय मानक निकाय है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मतलब जो है इन्हें कार्य करना होगा। कुछ परिभाषाएँ हैं। सबसे पहले नैनो पदार्थ, जो कि आपको पता है जिसका जो साइज़ होगा वो 1 से 100 nm के बीच में होगा। ठीक है, अथवा जो नैनो स्केल है उसमें किसी पदार्थ के रूपांतरण के परिणाम स्वरूप उसके जो आयाम है, आयाम मतलब 3 डायमेंशनल जो फिगर होता है, जैसे वैसे इसको भी कैलकुलेट किया जाएगा 3 डायमेंशनल। इसके प्रभाव के कारण जो बेहतर गुण या घटना है उसको प्रदर्शित किया जाता है। भले ही ये जो आयाम है
वो नैनो स्केल से परे भी हों, मतलब 1000 nm तक भी अगर होंगे तो भी ये जो है इसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद NAIP क्या करता है, ये एक तरह का जो है कृषि इनपुट प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नैनो पदार्थ को जो है नैनो स्केल पर तीनों आयामों पे, ठीक है, 3 डायमेंशनल फिगर में 0, 1 और 2, इससे किसी भी आयाम अथवा जो आंतरिक या जो सतही संरचना होगी, मतलब ये जुड़ के एक सतही संरचना बनाएंगे ना, उसके साथ निर्मित किया जा सकता है। ये जो मृदा, बीज, पत्ते, ड्रिप और अन्य साधनों के मध्य कृषि फसल जो होती है ना, उसमें इसका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो NAP भी ऑलमोस्ट सेम होता है, पर इसमें जो एक काम एक्स्ट्रा किया जाता है वो होता है कि ये न्यूट्रास्यूटिकल पौष्टिक औषधीय पदार्थ, ठीक है, इसके वितरण के साथ साथ भोजन या खाद्य एवं अनुपूरकों में खपत या अनुप्रयोगों के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, जहाँ पे पौष्टिक औषधीय पदार्थ का यूज़ होगा वहाँ पे NAP आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये कुछ चिंताएं हैं जो कि अभी अगले पेज पे हम सारी देखेंगे, ये हिंदी में देखेंगे। तो सबसे पहले बैक्टीरियल डाइवर्सिटी को ये कम करता है, जो वो होता है ना जीवाणु, जो विभिन्नता होगी, अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, उनको ये कम करता जाएगा। ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज इस क्षेत्र में भारत के पास, कंसर्न मतलब चिंता। ठीक है, डेवलपमेंट मेथड और लैक ऑफ नॉलेज, उसके अलावा हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब इसमें इनसफिशेंट है, कम है इस नैनो टेक्नोलॉजी में। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन मतलब पब्लिक के विचार से भी इसमें जो है कम, मतलब जैसे एंटरप्रेन्योर वगैरह इस पे खोलना अपना एंटरप्रेन्योर कम प्रेफर करते हैं। ठीक है, हाई एस्पेक्ट रेशियो मतलब इसकी जो विड्थ और जो हाइट का रेशियो है, मतलब या तो विड्थ ज़्यादा होती है या फिर हाइट ज़्यादा होती है, सेम पार्टिकल नहीं होते सेम साइज़ के। ठीक है, तो ये हाई एस्पेक्ट रेशियो होता है। और जो स्टिफनेस एंड बायोड्यूरेबिलिटी ऑफ नैनो सेलुलोज। उसके बाद साइटोटॉक्सिक या फिर जीनोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक होता है जो सेल्स होती है ना, जैसे ह्यूमन सेल होगी, तो ये इनको जो है जहरीला कर देता है, मतलब इनमें प्रवेश कर जाता है ये। ठीक है, क्योंकि काफ़ी छोटे होते हैं। ठीक है, ह्यूमन या फिर पेड़ों में जो सेल होते हैं जहाँ से वो ऑक्सीजन लेते हैं, वहाँ पे प्रवेश कर जाते हैं। जीनोटॉक्सिक होता है मतलब जो जो जीन्स को टॉक्सिक कर देते हैं, जीन्स जो ह्यूमन जीन्स होते हैं उनको नुकसान पहुँचाते हैं। साइटोक्सिसिटी क्या होता है, मतलब जैसे पेड़ वगैरह पे आप देखते हैं ना, जो पत्ते होते हैं उनके वो वाइट वाइट से होकर सड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप से जो है नैनो मटेरियल इन एनवायरनमेंट जो है डैमेज करते हैं। अब देखिए इनसे जुड़ी कुछ चिंताएं जो हमने पीछे इंग्लिश में देखी, अब यहाँ पे थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं। तो पर्यावरण में नैनो पदार्थ की जो फाइटॉक्सिसिटी है और जो प्रति संवेदनशीलता है, इसके संपर्क में आने वाले जो श्रमिक होते हैं ना, उन पर संभावित इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। मतलब जो श्रमिक इसके संपर्क में आएंगे वो रेस्पिरेटरी उनका सिस्टम होता है। ठीक है, मतलब जो सांस लेंगे वो ऑक्सीजन लेंगे, तो ये कहीं ना कहीं उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाके उन्हें डैमेज करता है। ठीक है, तो नैनो सेंसरों के निर्माण और सत्यापन संबंधी चिंताओं के साथ साथ जो उपकरण में निष्कासित जो नैनो पदार्थ होते हैं, उससे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाला हानिकारक प्रभाव। ठीक है, मतलब जो नैनो पार्टिकल हवा में आएंगे तो वो जो है पर्यावरण का भी नुकसान करेंगे। पत्ते वगैरह जहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं अपने पत्तियों से, तो वहाँ पे जो रोम छिद्र जैसे होते हैं, तो ये उनमें एंट्री करके पौधे को भी नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, इसके अलावा नैनो कृषि उत्पादों पर पड़ने वाला सेलुलर नैनो मटेरियल्स के जो साइटोटॉक्सिक और जीनोटॉक्सिक जो पीछे हमने देखे ना, वो प्रभाव से संबंधित चिंताएं हैं। उसके अलावा नैनो कणों के अत्यधिक सूक्ष्म आकार होने के कारण इनकी जो विषाक्तता होती है उसका खतरा पौधों पर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि ये पौधों के भागों के भीतर तक आसानी से स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा इनका हाई एस्पेक्ट रेशियो होता है। ठीक है, और कठोर होते हैं, छोटे इतने छोटे होते हैं काफ़ी, इसलिए कठोर होते हैं। जैव स्थायित्व होता है, इससे जुड़ी चिंताएं भी हैं कुछ। कृषि क्षेत्र में जो नैनो प्रौद्योगिकी है इसके संबंध में आर्थिक हित, जो पीछे हमने देखा, नियामक मुद्दे, कोई रेगुलेटरी जो मतलब मुद्दे हैं, सार्वजनिक जो मत है उसका अभाव बना हुआ है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी जो जोखिम और जीवन चक्र मूल्यांकन है, मतलब इसका जीवन चक्र कितना होता है इसका लाइफ, तो इस पर मतलब हमें ना तो ज्ञान है ना कोई विकासात्मक पद्धतियाँ इसमें मौजूद हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जीवाणु जो विविधता होती है उसमें इससे गिरावट आती है। ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है। इन नैनो कणों के उपचार की अनुक्रिया में जो राइबोबियल्स, बेड्रा इबोबियासी और जो बेड्रा इबोबियम, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित जो वर्गीकी होती है, इसमें कमी आने के कारण जीवाणु विविधता में गिरावट आ सकती है। ठीक है, अगला टॉपिक है गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। तो ये क्या होता है, मतलब जो संश्लेषण होता है ना गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, तो गोल्ड पार्टिकल्स का संश्लेषण मतलब एक परावर्तित रूप करके ये GNP बनाए गए हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या इसकी खासियत है। तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन जो रिसर्च है और जो गोवा विश्वविद्यालय है, इसने एक बैक्टीरिया का यूज़ करके, जिसका नाम क्या है, साइक्रो टॉलरेंस अंटार्कटिक। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा इन केस अगर कहीं पे आ जाए तो, साइक्रो टॉलरेंट
अंटार्कटिक, इसका यूज़ करके जो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स है अर्थात सोने के नैनो कण, इनको सफलतापूर्वक संश्लेषित कर लिया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं जीएनपी के बारे में। तो ये क्या है, जीवित कोशिका के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। मतलब जैसे नैनो पार्टिकल्स क्या होते थे, जीवित कोशिका के लिए हानिकारक होते थे, एंटर कर जाते थे उनमें। इनका पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है, अधिक होता है। मतलब ये जुड़ के जो है बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हम पीछे पढ़ रहे थे नैनो स्ट्रक्चर, जो कि काफ़ी छोटे होते हैं। ठीक है, ये अत्यधिक स्थिरता प्रदान करके साथ साथ गैर विषाक्त भी होते हैं। ठीक है, वो विषाक्त होते हैं, ये जो है गैर विषाक्त होते हैं। बल्क गोल्ड जो कि 1064 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है, जबकि ये जीएनपी जो होते हैं ये 300 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाते हैं। ठीक है, अब इनके कुछ अनुप्रयोग या फिर एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले सौर विकिरण अवशोषित करने की अधिक क्षमता होती है। मतलब जो सूरज की रेज़ पड़ती है ना, उसको ये ज़्यादा अवशोषित करते हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो पहले यूज़ करते हैं। तो इससे फोटोवोल्टिक सेल विनिर्माण उद्योग में उपयोग हेतु एक बेहतर विकल्प है। ठीक है, जैसे आप कैलकुलेटर वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो सूर्य की किरणें पड़ती है, वो उसका यूज़ करके फिर यूज़ करते हैं उसे, है ना। तो वहाँ पर इसका बेहतर यूज़ हो सकता है, मतलब इस टाइप के काम में। उसके अलावा प्रकाश संबंधी विशिष्ट गुण, यूनिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, तो इसका यूज़ जो है बीमारियों का पता लगाने और निदान करने में, बायो लेबलिंग और शरीर में लक्षित स्थानों पर औषधि को पहुंचाने के लिए चिकित्सीय इमेजिंग में किया जा सकता है। ठीक है, जैसे दिमाग का नहीं होता एमआरआई वगैरह, तो ये उस टाइप से जो है इमेजिंग कर सकती है बॉडी की। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हेतु उपयोगी, तो वैज्ञानिकों ने जो जीएनपी है इसका उपयोग करके एक ट्रांजिस्टर का निर्माण किया है। ठीक है, जिसे नामफेट, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, नैनो पार्टिकल ऑर्गेनिक मेमोरी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसके रूप में जाना जाता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर तो यह क्या करता है, जो न्यूरॉन से न्यूरॉन के मध्य प्रवाहित होने वाले जो संकेतक होते हैं, संकेतकों की गति होती है और जो शक्ति होती है, उसकी भिन्नता या प्लास्टिसिटी के रूप में ज्ञान मानव न्यूरॉन संधि, इसका किसी अन्य न्यूरॉन तक विद्युत या रासायनिक संकेत भेजने में सक्षम जो है विशेषताओं की एक नकल बनाता है। जैसे इंसान के दिमाग में नहीं होते न्यूरॉन्स होते हैं अलग अलग, जो हमारी बॉडी में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो ये उन्हीं की जो है एक तरह से नकल करके उसको सेम जो है बना सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या है। तो आगे देखिए क्या है, तो नैनो मिसिल्स, ये क्या होते हैं। हाल ही में जो शोधकर्ता उन्होंने ये पाया कि जो नैनो मिसिल्स है इसका उपयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो नैनो मिसिल्स जो होता है वो हाइड्रोफिलिक आउटर शेल और जो हाइड्रोफोबिक इंटीरियर होती है, इससे एक ग्लोब जैसी संरचनाएं होती हैं ये दोनों। ठीक है, इसकी दोहरी प्रकृति इन्हें औषधि अणुओं को जो है वितरित करने के लिए एक आदर्श वाहक बनाती है। ठीक है, मतलब जो दवाई वगैरह ले जाने के लिए जो यूज़ करते हैं मशीन वगैरह, हम जैसे बॉडी में आपके लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं, आपको ग्लूकोज वगैरह चढ़ाते हैं तो नीडल्स का यूज़ करते हैं ना, तो उस टाइप से आपकी वेंस में इसे लगाते हैं। तो इस टाइप से ये भी जो है स्ट्रक्चर इसका यूज़ किया जा सकता है, जो औषधि अणु होते हैं उसको वितरित करने के लिए एक आदर्श वाहक बनाती है। ठीक है, लाभ क्या है, कम विषाक्तता होती है, दवा शरण को कम करने की क्षमता होती है, दवा वितरण के लिए ऊतकों के मध्य आसानी से पारगमन और कम प्रतिकूल दवा जो है दुष्प्रभाव के कारण एक कुशल दवा सामग्री के रूप में उनकी गुणवत्ता का लाभ उठाया जा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं 4th चैप्टर है इसके बाद। ठीक है, तो जैसे नैनो मिसिल्स था उसका तो यही है कि जो ऊतक होते हैं उनके बीच में ईजिली जो है ये ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, ये उसके अगर आपको कहीं लिखने को आ जाए तो इस टाइप से 1-2 लाइन लिख दीजिएगा। ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब ये क्या होता है, ये हमने जब आया था कोरोना तो उस टाइम पे पेटेंट पूल वगैरह आपने काफ़ी देखा होगा। मतलब आया नहीं था 5-6 महीने पहले, जो करंट अफेयर आई थी उसमें देखा होगा 4-5 महीने पहले। ठीक है, तो उसमें क्या है, जो केंद्र सरकार है उसने पेटेंट जो नियम है 2020 उसको जारी कर दिया है। ठीक है, जैसे आप कोई भी चीज़ अगर बनाते हो, कोई नई आविष्कार करते हो, तो आपको उसको क्या करना पड़ता है, पेटेंट करवाना पड़ता है। ठीक है, ताकि उसके बाद जब मान लीजिए आपने पेटेंट करवा लिया, उसके बाद अगर 10 इंसानों से यूज़ करना चाहते हैं तो आप 10 को क्या होगा, आपको रॉयल्टी देनी पड़ती है। ठीक है, पैसे देने पड़ते हैं, कुछ परसेंटेज जो होता है। ठीक है, तो उससे जो है आप मतलब उसके जो ऑनर होंगे वो आप ही रहेंगे पूरी उम्र। पूरी उम्र नहीं, मतलब इनकी टाइम पीरियड होता है, इसमें सब पढ़ेंगे हम कितने साल का किसके लिए होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, पेटेंट नियम 2020 इसके बारे में। तो यह संशोधन जो है पेटेंट धारकों और जो लाइसेंस धारक होते हैं उनको व्यावसायिक स्तर पर पेटेंट किए गए जो आविष्कार है उसके कार्यकरण की सीमा या पेटेंट किए गए जो आविष्कार है उसको देश में जनता के लिए उपलब्ध कराने संबंधी विवरण के रूप में विवरण करने के लिए नया रूप प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखिए सबसे पहले पेटेंट होता क्या है, बौद्धिक संपदा अधिकार। तो बौद्धिक संपदा अधिकार किसी व्यक्ति को
उनके बौद्धिक जो सृजन है उस पर प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये अधिकार होता है, यह सामान्यतः सृजनकर्ता को एक निश्चित अवधि के लिए उसकी जो सृजन या उसने जो बनाया है उसके उपयोग पर अनन्य अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, वही रॉयल्टी मतलब उसको दी जाती है उस टाइम के लिए। इसके तहत जो है नई औषधि संगठन, व्यवसाय मॉड्यूल, उत्पाद कोई या सॉफ्टवेयर कोई बना रहे हो एवं जो अन्य आविष्कार होते हैं इनको शामिल किया जाता है। ठीक है, इन टेबल में हम सब कुछ पढ़ेंगे इनके बारे में। तो उसके बाद जो है संशोधन नियम जो है उसके द्वारा जो फॉर्म 27 है इसमें कुछ संशोधन किए गए। फॉर्म 27 में जो पेटेंट धारक है और जो लाइसेंस धारक है, ठीक है, इसके लिए निर्धारित प्रपत्र है। ठीक है, पेटेंट धारक आगे मान लीजिए मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं लाइसेंस धारक हो जाऊँगा, है ना। तो इनके लिए क्या हुआ है, जिसमें पेटेंट धारकों और जो लाइसेंस धारक हैं इनको भारत में अपने जो पेटेंट के कार्यकरण है उसके बारे में विवरण प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत जो प्रत्येक लाइसेंस धारक व जो पेटेंट धारक होगा उसको भारतीय क्षेत्र में प्रदत्त जो पेटेंट है उसके व्यावसायिक कार्यक्रम की सीमा का विवरण फाइल अनिवार्य करवाना होगा। ठीक है, मतलब आप पेटेंट आपने करवा लिया, आप उसका यूज़ कहाँ कहाँ कर रहे हैं, इस टाइप से जो है भारत सरकार को वो देना होगा। तो फॉर्म 27 को पेटेंट प्रदान किए गए जो वित्तीय वर्ष है उसके तत्काल बाद वाले जो वित्तीय वर्ष है उससे आरंभ करते हुए ऐसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के 6 महीने के भीतर उसे प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, इससे पहले यह 3 महीने थी, अब 6 महीने कर दी गई है। ठीक है, कई पेटेंट के लिए एक फॉर्म भरना होगा। ठीक है, मतलब आपने कहीं पेटेंट कर रखे हैं तो उसके लिए भी आप एक ही फॉर्म भरेंगे। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में देख लेते हैं। तो इसका उद्भव इनसे हुआ। सबसे पहले जो पेरिस औद्योगिक संपदा संरक्षण अभिसमय जो था 1883, जो कि कोई भी औद्योगिक संपदा अधिकार है उसका संरक्षण करता है। ठीक है, आपने कुछ औद्योगिक में अगर बना लिया तो मतलब आप अगर कल को कोई और कहे कि मैंने ये बनाया है ना, तो आप जो है उस पर कॉपीराइट का इशू कर सकते हैं। मतलब पेटेंट आप होगे तो आपको उसको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, इस टाइप से जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कुरकुरे है, ठीक है, खाने वाला कुरकुरे होता है। ठीक है, अगर कोई और कंपनी सेम प्रोडक्ट दूसरे नाम से बेचने लग जाए, ठीक है, तो वो उस पर केस कर सकती है कि ये मतलब जो बना रही है वो मेरा ही आइटम है पर दूसरे नाम से भेज रही है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है पेटेंट दिया जाता है। उसके बाद बर्न साहित्यिक व कलात्मक कृति संरक्षण अभिसमय 1886, तो कॉपीराइट व संबंधित अधिकारों को ये मान्यता प्रदान करता है, सॉरी। उसके बाद विपो, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो इन अभिसमय के लिए कार्यकरण को प्रशासित करती है। ठीक है, विपो के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। बनी कब थी, 1967 14 जुलाई को। ठीक है, इसे 53 साल हो गए बने हुए। फुल फॉर्म आपने देख लिया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा देखिए आगे जो ट्रिप्स एग्रीमेंट आएगा, ट्रिप्स समझौता, तो उसके बारे में द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, ट्रिप्स समझौता इज एन इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द मेंबर नेशन ऑफ द यूटीओ, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर है ये उनके बीच में हुआ है। ठीक है, जो भी इसका मेंबर होगा डब्ल्यूटीओ का वो ऑटोमेटिकली ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत माना जाएगा। ठीक है, तो साइंड हुआ था 94 में, 95 से इफेक्टिव हुआ था। लोकेशन है मराकेश, मोरक्को। अगर लैंग्वेज देखें तो इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। ठीक है, तो इस अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के तहत जो आईपीआर है उस पर प्रमुख व्यापार से संबंधित विषयों को जो है संदर्भ के अनुसार जो डब्ल्यूटीओ है उसमें ट्रिप्स समझौते के माध्यम से अंगीकृत किया गया है। ठीक है, ट्रिप्स समझौता हमने अभी देखा ही। तो ट्रिप्स समझौते के तहत जो भी आईपीआर है वो है कॉपीराइट और संबंधित कोई अधिकार है, ट्रेडमार्क सहित सेवा चिन्ह, ठीक है, सर्विस मार्क। उसके अलावा जीआई टैग्स हम देखते हैं, भौगोलिक संकेत, औद्योगिक डिज़ाइन है, कोई पेटेंट है, इंटीग्रेटेड सर्किट का लेआउट डिज़ाइन है। ठीक है, जो टोपोग्राफिक्स में व्यापार संबंधी कोई रहस्य है। ठीक है, ट्रेड सीक्रेट होता है, जैसे ट्रेड सीक्रेट में वही मैंने कुरकुरे का एग्जांपल दिया ना, तो कोई फॉर्मूला वगैरह है। ठीक है, परीक्षण डेटा सहित गोपनीय जानकारी है। ठीक है, उसके अलावा जो भारत है वो जो विपो है उसका सदस्य होने के साथ साथ ट्रिप समझौते के लिए भी प्रतिबद्ध है। ठीक है, उसके बाद ये टेबल देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, सबसे पहले बौद्धिक संपदा के प्रकार कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, 4-5 टाइप के अभी आएंगे सारे। उसकी डेफिनेशन, ठीक है, उसमें आविष्कार और भारत में जो उसकी वैधता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए कॉपीराइट का। ठीक है, जैसे आप यूट्यूब वगैरह पर देखते होंगे ना, कॉपीराइट का इशू आता है। ठीक है, तो इसमें कॉपीराइट एक विधिक शब्द है। इसका जो
उपयोग है वो रचयिता जो होता है उसके जो भी कोई साहित्यिक कलात्मक कार्य है उससे संबंधित अधिकारों का वर्णन करने के लिए जो है किया जाता है। इसके तहत जो आविष्कार या रचना शामिल है, तो इसके तहत जो भी किताबें, संगीत, पेंटिंग, मूर्तिकला और जो फिल्में होती हैं उससे लेकर जो कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटाबेस, विज्ञापन, मानचित्र, तकनीकी रेखाचित्र, इन तक को जो है शामिल किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो फ़ोटो आप गूगल पे देखते हैं ना, उन पे भी कॉपीराइट इशू आ सकता है। ठीक है, अगर इसी भारत में वैधता देखें तो सामान्य नियम के अनुसार जो कॉपीराइट है वो 60 वर्ष तक मान्य रहता है। ठीक है, हालांकि मौलिक साहित्य या कोई नाट्यकृति है, संगीतात्मक कलात्मक कार्य है, उसके मामले में यह लेखन रचनाकार की मृत्यु के बाद जो आगामी कैलेंडर होगा उसके वर्ष के आरंभ से 60 वर्ष तक जो है मान्यता इसको दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो पेटेंट होता है, ठीक है, आपने कोई अगर आविष्कार किया तो उसके लिए जो दिया जाता है पेटेंट। ठीक है, तो इसमें पेटेंट किसी जो आविष्कार होता है उसके लिए प्रदान किया जाने वाला एक अनन्य अधिकार है। ठीक है, इसकी अगर लाइफ टाइम उसकी बात करें तो ये 20 साल तक रहता है। ठीक है, यह पेटेंट धारक को उसके आविष्कार का दूसरों के द्वारा उपयोग किए जाने के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार देता है। ठीक है, कोई अगर दूसरा यूज़ कर रहा है तो वो वहाँ पे लीगल एक्टिविटी भी कर सकता है। कोई किसी को अपने आविष्कार का संरक्षण करने के लिए संबंधी जो प्रत्येक देश है उस आविष्कार के संदर्भ में पेटेंट प्राप्त करना होता है। ठीक है, जिसने वो आविष्कार किया उससे पेटेंट प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो ये करता क्या है, जो उत्पाद या प्रक्रिया उसको सामान्यतः रूप में से किसी क्षेत्र की जो किसी समस्या उसका नवीन तकनीक समाधान प्रस्तुत करने, कोई मान लीजिए कोई जैसे अब कोरोना है तो उसकी कोई दवाई अगर बना रहा है तो वो नवीन तकनीक हो जाएगी। ठीक है, तो उसका समाधान प्रस्तुत किया जाएगा। इसके तहत किसी उत्पाद या प्रक्रिया से संबंधित कोई नवीन आविष्कार है उसका पेटेंट कराया जा सकता है। ठीक है, नवीन आविष्कार है तो उसका पेटेंट हो सकता है जिसमें मौलिक या आविष्कारशील चरण शामिल हो जो औद्योगिक अनुप्रयोग हेतु सक्षम हो। ठीक है, टाइम पीरियड इसका 20 साल है। ठीक है, उसके बाद देखिए उपयोगिता मॉडल, यूटिलिटी मॉडल, ये क्या करता है, जो उपयोगिता मॉडल है वो पेटेंट के समान ही होता है, दोनों सेम होते हैं, बस इसके थोड़े नियम हल्के होते हैं, मतलब उसके ज़्यादा कठोर होते हैं, ये थोड़ा कम होता है उससे। ठीक है, यह भी पेटेंट की तरह आविष्कारों, नवाचारों, इनका संरक्षण करता है। पेटेंट की तुलना में इसके तहत प्रदत्त जो संरक्षण है उसकी अवधि तुलनात्मक रूप से कम होती है, मतलब इसकी अवधि 15 साल की होती है। ठीक है, पेटेंट और उपयोगिता मॉडल के मध्य मुख्य अंतर क्या होता है कि जो उपयोगिता मॉडल है उसके तहत अधिकार प्राप्त करने संबंधी जो अनिवार्यताएं हैं वो पेटेंट की तुलना में कम कठोर होती है। ठीक है, पेटेंट में ज़्यादा कठोर होती है उसकी जो प्राप्तियाँ हैं। ठीक है, ये क्या करता है, जो उत्पाद या प्रक्रिया जो कि उपयोगिता मॉडल के लिए नवीन व औद्योगिक अनुप्रयोग के अनुरूप है, इसके तहत किसी आविष्कारशील चरण संबंधी जो अनिवार्यता है वो नहीं होती है। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 6 से 15 साल के बीच का होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो ट्रेडमार्क होते हैं, व्यापार चिन्ह होते हैं ना, जैसे अलग अलग कंपनी को अलग अलग होते हैं, तो इस ट्रेडमार्क एक संकेत है जो उद्यम की वस्तु या सेवाओं की अन्य उद्यमों की वस्तु एवं सेवाओं के पृथक पहचान प्रदान करता है। ठीक है, हर एक का आप देखेंगे तो ट्रेडमार्क जैसे अलग अलग होता है। ठीक है, किसी का सेम नहीं होता है। तो ये क्या करता है, ट्रेडमार्क कोई विशिष्ट शब्द हो सकता है, प्रतीक, कोई स्लोगन, लोगो, ब्रांड, लेबल, नाम, हस्ताक्षर, अक्षरांकन, अंक या उनमें से किसी का संयोजन हो सकता है। ठीक है, ट्रेडमार्क 10 साल के लिए, जैसे आप बीजेपी, कांग्रेस ये देखते हैं ना, इनका एक किसी का हाथ है। ठीक है, ये एक तरह से इनको जो साइन मिलते हैं, जो एक ट्रेडमार्क होते हैं कंपनियाँ यूज़ करती हैं, जो औद्योगिक कंपनी अलग अलग होती है। ठीक है, तो ट्रेडमार्क 10 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाता है जिसकी गणना आवेदन फाइल करने की तारीख से की जाती है। ठीक है, जब से आपने फाइल मतलब आवेदन दिया है। उसके बाद है औद्योगिक डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। तो औद्योगिक डिज़ाइन किसी वस्तु की सजावटी या सौंदर्य संबंधी पहलू को इंगित करता है। ठीक है, सजावटी या सौंदर्य संबंधी। तो इसके तहत डिज़ाइन में जो है 3 आयामी, जो 3 डायमेंशनल होते हैं, ये विशेषताएं शामिल हो सकती है, जैसे कि किसी वस्तु की आकृति या सतह, या द्विआयामी विशेषता जैसे पैटर्न, रेखाएं या रंग। ठीक है, द्विआयामी भी और त्रिआयामी, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, भारत में डिज़ाइन अधिनियम 2000 के तहत इसके पंजीकरण की अधिकतम वैधता कितनी है, 15 साल हो सकती है। तो आगे देखते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे थोड़े हैं जो मतलब नेगेटिव कमेंट करते हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब 1-2 दिन मेरा ऐसे ही वेस्ट गया, मैं वही सब सोचता रहा। तो देखिए, अगर आपको नॉलेज है, ठीक है, मानता हूँ मैं आपको, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब आता होगा, तो आप जो है चैनल को छोड़ के जा सकते हैं। मैंने ये कहा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, है ना। नहीं आता तो आप छोड़ के चले जाइए। अगर किसी को आप नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं तो आपका इतना कीमती समय आप क्यों ख़राब कर रहे हैं, आप आगे बढ़िए, आप अपना कुछ और
पढ़ी हैं इसके बाद की जो चीज़ें हैं ना। तो कुछ बच्चे हैं जो अच्छे कमेंट भी करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा कभी कभी पॉजिटिव फील होता है। कुछ होता है जो नेगेटिव करते हैं, और मैं भी अपना इतना टाइम लगा रहा हूँ तो मुझे ठीक है, आप मत देखिए, आगे जाइए आप, पर नेगेटिव कमेंट से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो ठीक है, आपके लिए बस थोड़ा सा कल का दिन मेरा इसी में ख़राब गया, आज का भी आधा तो चला ही गया, फिर मैंने ब्लॉक ही कर दिए कुछ मैसेजेस जो थे। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है दिमाग अपना ख़राब करने के लिए। तो देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अभी तो मैं काफ़ी थोड़ा पॉजिटिव हो गया हूँ, तो कल से मैं कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियो डालने की। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत, जीआई टैग्स वगैरह देखते हैं ना जो मिलते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक आगे में चैप्टर है, उसमें मतलब काफ़ी सारे लाइन वाइज दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर या तो आप उनको अभी से याद करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बाद में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं तो उसको जो है बता दूँ आपको कौन से पेज नंबर पे है, तो आप उनको याद करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अपने कमरे में उसकी फ़ोटोकॉपी निकाल के लगा सकते हैं, या डेली 5-4-5 याद करते जाइए। इन फ्यूचर अगर कोई आएगा तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, तो उस चैप्टर पर पहुँचने से पहले आप क्या भी तैयार हो जाएंगे, तो वहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि मैं इतना सारा बताऊँगा तो हूँ नहीं, बस मेन में बता दूँगा, या तो वो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो जीआई टैग्स क्या होता है, जो भौगोलिक संकेतक जैसे ऐसी वस्तुओं पर उपयोग किए जाने वाले संकेत होते हैं जिनकी एक विशिष्ट भौतिक उत्पत्ति होती है। ठीक है, और उन ऐसे गुण या ख्याति या प्रसिद्धि विशेषताएं पाई जाती हैं जो उत्पत्ति के स्थान से संबंधित होते हैं, मतलब जहाँ पे वो पैदा हुए हैं वहाँ के स्थान से वो संबंधित होती है। ठीक है, आमतौर पर जो भौगोलिक संकेतक होते हैं वो माल या वस्तु की उत्पत्ति के स्थान का नाम होता है उसमें। ठीक है, 10 वर्ष की अवधि के लिए ये प्रदान किया जाता है, और ऐसे टैग को समय समय पर 10 वर्ष की अवधि के लिए जो है आगे बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद ट्रेड सीक्रेट होते हैं, जैसे मैंने कुरकुरे वाला एग्जांपल दिया। ठीक है, तो वो उनकी गोपनीय सूचना होती है, जो वो फार्मूला होता है, जैसे अब कोरोना का जो फार्मूला वो कुछ कंपनियां कह रही हैं कि हमें दे दीजिए, हम भी बना लेंगे। ठीक है, पर ऐसे जो वो है CISR, वो ऐसे मतलब देगा नहीं, इतने मेहनत से उसने बनाया है ना, करोड़ों करोड़ों रुपये क्या बोलते हैं, अब उसका टर्नओवर होगा। ठीक है, कुछ खुद का भी उसका पैसा लगेगा, है ना। तो इतना सारा वो कैसे दे दे आप किसी को अपना फार्मूला जो है। ठीक है, तो इस टाइप के जो गोपनीय सूचना होती है वो ट्रेड सीक्रेट में आती है। इसके उदाहरणों में फार्मूला, व्यंजन विधियाँ, पैटर्न, तकनीक, संकलन पद्धति, कार्यक्रम, प्रक्रिया, उपकरण, उत्पाद, ये तंत्र क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, ये ट्रेड सीक्रेट तब तक वैध रहता है जब तक कोई इसे स्वतंत्र रूप से खोज नहीं लेता। ठीक है, उसके अलावा अगर कुछ शब्द देखें तो पेटेंट की एवरग्रीनिंग, तो इसमें जो होता है भारतीय पेटेंट अधिनियम की धारा जो 3D पेटेंट है, इसके धारक को यह अनुमति नहीं दी जाती कि वह किसी पेटेंट प्राप्त उत्पाद के केवल गौण बदलाव करके, मतलब मान लीजिए आपने कुरकुरे में थोड़ा बहुत बदलाव करके और अपने खुद के नाम से छाप दिया। ठीक है, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें बाकी सब चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते आप कुछ गौण प्रवर्तन करके खुद के नाम से और छाप दें। तो ऐसे में यह धारा दवा कंपनियों के लिए चिंता का विषय रही है, जैसे कि कैंसर की दवा जो ग्लाइवैक थी, उसके पेटेंट से संबंधित जो नोवार्टिस मुद्दा था। ठीक है, जिसने 2000 जो वो था 3 था, उसमें मतलब कैंसर की दवाई को जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करके और पेटेंट करवाने की सोची थी। ठीक है, तो 2013 में हाई कोर्ट ने जो है मना कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने। तो अनिवार्य लाइसेंसिंग, उसके अलावा तो यह एक सक्षम सरकारी प्राधिकरण को पेटेंट धारक की सहमति के बिना किसी तीसरे जो पक्ष होता है या सरकारी एजेंसी होता है उसको पेटेंट आविष्कार का उपयोग करने की जो है अनुमति देने के लिए सक्षम बनाता है। उसके बाद देखिए पेटेंट पूल, मतलब जब कोरोना काफ़ी ज़्यादा फैल गया था तो ये जो है मतलब पेटेंट पूल कहा गया था, ताकि जो पेटेंट है अलग अलग लोगों के अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जैसे रेवेन्यू जनरेट करना होता है, टाइम पीरियड होता है उसका, 2-3 महीने लग जाता है उसमें, है ना। तो इस टाइप से बोला गया था कि जो अगर किसी को कंपनी को किसी का पेटेंट यूज़ करना है तो वहाँ पे पेटेंट पूल कर लिया जाए। ठीक है, सिर्फ रॉयल्टी दे के और जो है उसका साझा कर सकते हैं। तो कोविड-19 पर जो इंटरनेशनल साइंस कोलैबोरेशन ऑन कोविड-19 द्वारा पेटेंट पूलिंग पर परिचर्चा को जो है आरंभ किया गया। संबंधित तथ्य क्या थे, तो हाल ही में जो कोस्टा रिका थी, उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने के लिए जो पेटेंट पूलिंग का सुझाव है वो दिया था। ठीक है, जो मतलब पहले भी जो आए थे, जो जितने भी सार्स, अच्छा अगले पेज पे आएगा वो सार्स वगैरह, उनके टाइम पे भी सुझाव दिया गया था। ठीक है, तो इसके तहत सफल टीका के विकास के उपरांत उसे निःशुल्क या न्यूनतम अथवा वहनीय लाइसेंसिंग के माध्यम से उपलब्ध कराकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा सकेगा कि जो सीमित आर्थिक संसाधन है, मतलब जो गरीब थोड़े विकासशील देश हैं, वो भी जो है इस समस्या से निपटने में जो है सफल हो सकें। पेटेंट पूलिंग है क्या, जो WIPO है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके अनुसार जो पेटेंट पूलिंग वस्तुतः अपने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, IPR है, उसको साझा करने के उद्देश्य से 2 या उससे अधिक
पेटेंट मालिकों के जो मध्य एक दूसरे को या किसी तृतीय पक्ष को अपने पेटेंट का जो लाइसेंस प्रदान करना होता है, करने हेतु किया जाने वाला एक समझौता होता है। ठीक है, मतलब पहला दूसरे को या फिर किसी तीसरे को भी जो है पेटेंट दे सकते हैं। सामान्यतः जटिल प्रौद्योगिकी के विकास के लिए जो पेटेंट पूलिंग होता है उसका सहारा लिया जाता है। ठीक है, जटिल प्रौद्योगिकी जैसे अब कोरोना के लिए जो है कम टाइम मिला था काफ़ी, तो उसमें जल्दी जल्दी जो है दवाई को विकसित करना था, और ऊपर से हमें पता भी नहीं था कि उसका मतलब कैसे उसकी दवाई कहाँ पे कैसे विकसित होगी। ठीक है, इस टाइप से जो जटिल प्रौद्योगिकी थी उसके विकास के लिए समन्वित प्रयास की आवश्यकता होती है। समन्वित मतलब आपस में मिलजुल के जो है इसको बनाना पड़ता है। तो अतः ठोस या उत्पादक तकनीकी समाधान करने के लिए पूरक पेटेंट जो कॉम्प्लीमेंट्री पेटेंट होता है उसकी भी आवश्यकता होती है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जैसे आप खाने में वो नहीं करते कि कॉम्प्लीमेंट्री ये है, तो मतलब एक तरह से अलग से जो पेटेंट होगा वो भी इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे वर्तमान कोविड-19 के संकट के समय टीके का विकास करने के लिए, तो वर्ष 1856 के जो स्यूइंग मशीन कॉम्बिनेशन था उसमें भी यूएसए में पहली बार आधुनिक पेटेंट पूल को जो है माना जाता है। तो 1856 में मतलब फर्स्ट टाइम ये आ चुका था। तो 2002 से 3 में जो सार्स आया था, 5 में H5N1 इन्फ्लुएंजा प्रकोप था, 2009 में H1N1 इन्फ्लुएंजा महामारी थी। इसकी अनुक्रिया में जो पेटेंट पूलिंग थी उसकी व्यवस्था पर विभिन्न देशों के मध्य पहले भी जो है जो सक्रिय वार्ता है वो हुई है। तो पेटेंट पूलिंग के से जो निम्नलिखित है उसको सुनिश्चित किया जा सकता है। तो सबसे पहले पेटेंट जो पूलिंग है उससे कंपनियों के जो मध्य इनोवेशन है, नवाचार है, उसको बढ़ावा मिलता है। ठीक है, मतलब आपको मान लीजिए किसी का पेटेंट चाहिए, अपने कुछ आपने आगे का जो है कैलकुलेट कर रखा है, आपको वो पेटेंट चाहिए, अगर वो पेटेंट मिल जाए तो आप कुछ इनोवेशन कर देंगे, है ना। तो इससे जो है इनोवेशन कहीं ना कहीं बढ़ता है। इससे अन्य संरक्षित जो अवधारणा है उसके उपयोग से संबंधित संभावित जो कानूनी बाधा है उसमें भी कमी आती है। ठीक है, कानूनी बाधा मतलब 2-3 महीने लग जाते हैं एक पेटेंट को लेने में, तो उसमें भी कहीं ना कहीं बाधा आती है। यह लेन देन की जो लागत है उसको कम करेगा, प्रक्रियात्मक जो दक्षता सुनिश्चित है वो करेगा। इसके माध्यम से जो पूरक पेटेंट धारण है, ऐसा करने वाली जो कंपनियां एक दूसरे पर मुकदमा नहीं करने के लिए सहमत होती है पेटेंट पूलिंग से। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि आप किसी का पेटेंट यूज़ करेंगे तो उस पर मुकदमा हो जाएगा। ठीक है, पेटेंट पूल में आपस में मिलजुल कर काम करते हैं ताकि बाजार में नए उत्पादों को लाने में वे एक साथ मिलकर कार्य कर सकें। ठीक है, भारत और पेटेंट पूलिंग की अगर बात करें तो जो पेटेंट पूलिंग की अवधारणा है वो भारत में नई है, वह नहीं यानी नई है। ठीक है, न्यू है। यह मुख्य रूप से जो वहनीय स्वास्थ्य है वो देखभाल हेतु समाधानों की व्यवस्था पर केंद्रित रहा है। ठीक है, भारतीय पेटेंट अधिनियम जो 1970 है वो पेटेंट पूलिंग या इससे संबंधित किसी भी जो प्रावधान है उसके लिए कोई गाइडलाइंस प्रस्तुत नहीं करता और ना ही इस पर कोई प्रतिबंध भी आरोपित करता है। ठीक है, मतलब ना पॉजिटिव में ना नेगेटिव में, ना तो कोई करेगा तो उस पर कोई प्रतिबंध होगा, ना कोई गाइडलाइन है। इसके बाद देखिए जो भारतीय पेटेंट अधिनियम है उसके अंतर्गत जो भी केंद्र सरकार जो वो जनहित में जो भी आवश्यक आविष्कार और जो पेटेंट्स है उसको प्राप्त कर पेटेंट पूल की स्थापना कर सकती है। मतलब केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है। पेटेंट अभी हमारे में कोई अवधारणा नहीं है, ठीक है, पर इसे केंद्र सरकार जो है स्थापित कर सकती है। हालांकि भारत में जो पेटेंट पूलिंग है उसको प्रतिस्पर्धी अधिनियम 2002 द्वारा प्रतिबंधात्मक अभ्यास के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी है, प्रतिस्पर्धा रोधी है। मतलब इससे प्रतिस्पर्धा क्या होगी, बाधा आएगी प्रतिस्पर्धा में कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अगर कदम देखें तो सबसे पहले सी टैब, मतलब कोविड, सी से क्या है कोविड, टी से टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। ठीक है, कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। तो इसके द्वारा वस्तुतः जो कोविड-19 स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी है उससे संबंधित जो ज्ञान है, बौद्धिक संपदा है, कोई डेटा है, उसको स्वेच्छा से साझा करने हेतु सॉलिडेरिटी कॉल टू एक्शन, इसके अंतर्गत सॉलिडेरिटी कॉल टू एक्शन, इसके अंतर्गत व्यक्त की गई जो प्रतिबद्धता है उसकी प्रतिज्ञाओं को संकल्पित करता है। जो WTO है इसके द्वारा इसकी मेज़बानी की जाएगी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उसके बाद है GI सैड। GI सैड क्या है, ग्लोबल इनिशिएटिव टू शेयरिंग ऑफ ऑल इन्फ्लुएंजा डाटा। मतलब जो इन्फ्लुएंजा इसके डाटा को क्या करना, शेयर करना ग्लोबली रूप से। ठीक है, समस्त इन्फ्लुएंजा डाटा साझाकरण संबंधी वैश्विक पहल। यह सभी इन्फ्लुएंजा जो विषाणु और जो कोरोना वायरस है उसके जनित जो भी कोविड-19 बीमारी है उससे संबंधित डेटा के तीव्र साझाकरण को बढ़ावा देगा। ठीक है, इसके तहत जो मानव विषाणु है उससे संबंधित कोई आनुवंशिक अनुक्रम संबंधित जो नैदानिक या फिर महामारी संबंधी कोई डाटा है या भौगोलिक क्षेत्र के साथ साथ प्रजातियों के संबंधित कोई विशिष्ट डाटा है उसको भी सम्मिलित इसमें किया जाएगा। ठीक है, अगर इसके बारे में देखें GI सैड के बारे में तो यह एक सहयोगात्मक पहल है जिसमें सदस्य देशों के जो प्रतिनिधित्व तथा जो ग्लोबल इन्फ्लुएंजा सर्विलांस एंड रिस्पांस सिस्टम GISRS
इसके द्वारा, और जो WHO है और जो इसके जो वैश्विक इन्फ्लुएंजा कार्यक्रम है उसके वैज्ञानिक एवं बौद्धिक संपदा के जो लाइसेंस देने वाले विशेषज्ञ हैं वो शामिल हैं इसमें, ठीक है। ये सारे इसमें क्या है, शामिल है। तो यह डाटा सभी व्यक्तियों को निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। सबसे पहले तो यह डाटा इन सभी को प्रदान किया जाता है जो स्वयं की पहचान को बताते और GI सैड साझाकरण तंत्र को बनाए रखने के लिए सहमत होंगे, ठीक है। उसके बाद मेडिसिन पेटेंट पूल, तो इसके माध्यम से जो HIV, तपेदिक, हेपेटाइटिस C, इसके लिए जेनरिक दवाओं के विकास की सुविधा प्रदान की गई है, जिससे उन्हें वहनीय कीमतों पर बेचा जा सकेगा, मतलब सस्ते जो है बेचा जा सकेगा। तो MPP जो है वो जो UN है, यूनाइटेड नेशन, उसके द्वारा समर्थित एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन है जो निम्न और मध्यम आय वाले देश हैं उनके जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता को बढ़ाने और ऐसी दवाओं के लिए विकास हेतु प्रयासरत है। उसके बाद देखिए ट्रिप्स आ गया। यह समझौता देशों में जो आपात स्थिति होती है उसके समय पेटेंट उत्पादों का उत्पादन करने हेतु कंपनियों को अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रदान करने की अनुमति देता है, ठीक है। उसके अलावा जैव विविधता अभिसमय, तो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसके अंतर्गत जो नगोया प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल का अनुच्छेद जो 2E है, इसको अनुवांशिक अनुक्रम जानकारी की समाविष्ट करने वाली जितनी भी स्वरूप है उसमें वर्णित किया जा सकता है। जो हमारे कोविड-19 का उपचार और रोकथाम पर चल रहे सभी जो अनुसंधान और विकास है उसको आधार प्रदान करता है नगोया प्रोटोकॉल, इसके द्वारा इसे आधार प्रदान किया जाएगा, ठीक है। इस प्रोटोकॉल के तहत जो वाणिज्यिक उद्देश्य हैं उसके लिए अनुवांशिक संसाधनों का यूज़ करना, उन पर अनुबंध करने वाले पक्षकार जो सहभागी है उनको उपलब्ध या लाभ को साझा करने के लिए विकल्प प्रदान करने की आवश्यकता को निर्धारित किया गया है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से पेटेंट पूलिंग की संभावना उत्पन्न होती है। मतलब भारत में भी ये जो है उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। तो बस 4th चैप्टर इतना ही था। इसके बाद देखते हैं, कल को देखेंगे फिर 5th चैप्टर। आज अगर मैं टाइम मिला तो एनवायरनमेंट का एक चैप्टर कोशिश करूँगा अपलोड करने की, ठीक है। और कल से मैं कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियो डालने की, ठीक है। तो इसके अलावा आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं, टेस्ट पे भी अगर 2-3 बच्चों ने कहा, अगर थोड़ा 1-2 बच्चों को और आ गया मैसेज, तो मैं टेस्ट पेपर जो उसके बचे हुए 80 क्वेश्चन है वो भी अपलोड करने की ट्राई करूँगा कल में, ठीक है। तो उसके अलावा घर में बैठे रहिए और किताब लेके एक कोने में बैठिए और पढ़ते रहिए, और आपका दिन क्या हो, शुभ हो।